हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इंटरनेशनल लॉ में देखेंगे नेचर ऑफ इंटरनेशनल लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति से तात्पर्य क्या है, मीनिंग क्या है, तो ये हमें जानना है। तो हम देखते हैं कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तव में विधि कहा जा सकता है या नहीं कहा जा सकता। अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति में हमें क्या देखना है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तव में विधि कहा जा सकता है या नहीं, और अगर इसे विधि कहा जा सकता है तो क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि उसी प्रकार से विधि है जिस प्रकार से राष्ट्रीय विधि होती है। इस बारे में अगर हम देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति क्या है। तो आप लोगों को एक बात मैं बताता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है या विधि नहीं है। इस बात को लेकर के काफ़ी विवाद है। इस संबंध में हम अगर ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है या नहीं, तो इस संबंध में हम देखेंगे दो मत हैं। क्या मत है? दो मत हैं। एक तो कहता है अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। ये क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। विधि नहीं है तो क्या है? तो ये कहते हैं ये क्या है? एक मोरल फोर्स, नैतिक बल है। क्या है? मोरल फोर्स। मोरल फोर्स मानते हैं इसको, नैतिक बल मानते हैं। जबकि दूसरा मत क्या कहता है? अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है और यह विधि क्या है? राज्यों की जैसी विधि होती है उसी तरीके से इसको विधि माना जाता है। दूसरा मत क्या है? इंटरनेशनल लॉ को विधि मानता है। अब हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय विधि की प्रकृति के संबंध में दो मत निकल कर के आए। एक कहता है अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है क्योंकि इसे क्या बोलते हैं? मोरल फोर्स, नैतिक बल मानते हैं। दूसरा मत कहता है अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तव में विधि है। अब हमें इन दोनों मतों में अंतर होने का कारण भी जानना जरूरी है। तो हमें ये देखना है कि विधि की परिभाषा क्या है। विधि की परिभाषा, अगर हम विधि की परिभाषा देखते हैं तो इस संबंध में भी हमारे पास दो मत आएंगे। तो एक मत तो देखेंगे हम जो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। क्यों वो विधि नहीं मानते हैं, वो इसके पीछे क्या कारण देते हैं, हमें ये देखना है। एक मत हमें ये देखना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि है और वो विधि क्यों मानते हैं, इसके पीछे वो क्या कारण देते हैं, इसके बारे में हमें जानना है। तो अब अगर हम देखते हैं कि जो ये विधि शास्त्री ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, तो इस ऐसे कौन कौन से विधि शास्त्री हैं जो ये बात कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऑस्टिन, एक है आपके बेंथम, एक है आपके पुफेंड्रॉफ, एक है आपके हॉलैंड, एक है आपके जेथरो ब्राउन और एक है आपके हॉब्स। कौन कौन? ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि की परिभाषा, जो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। इस मत के प्रमुख समर्थक कौन कौन हुए? ऑस्टिन हुआ, बेंथम है, पुफेंड्रॉफ है, हॉलैंड है, जेथरो ब्राउन है, हॉब्स है। इन सभी जो न्यायविद है ये कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है वैध रूप से राज्य पर बाध्यकारी नहीं है। क्यों विधि ये बाध्यकारी नहीं मानते हैं, इसके पीछे ये क्या तर्क देखते हैं? तो हम देखते हैं ऑस्टिन जो हैं ये कहते हैं कि विधि शब्द का प्रयोग ऐसे नियमों के लिए करना चाहिए। क्या ऑस्टिन क्या कहते हैं? विधि शब्द का प्रयोग ऐसे नियमों के लिए करना चाहिए जो सॉवरेन अथॉरिटी अर्थात प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा निर्मित की गई हो और जिसका उल्लंघन होने पर इसी शक्ति के द्वारा, कौन सी शक्ति? सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा दंड दिए जाने की व्यवस्था हो।
वापस से एक बार फिर बोलता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। इस मत को मानने वाले कौन कौन हुए? ऑस्टिन है, बेंथम है, प्यूफेंडॉर्फ है, हॉलैंड है, जेथरो ब्राउन और हॉब्स है। ये विचारक हुए। साथ में ऑस्टिन और इस मत को मानने वाले विधि शास्त्री क्या मानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। और विधि शब्द की जब ये परिभाषा देते हैं तो कहते हैं विधि क्या क्या है? ऐसे नियम होने चाहिए जो सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा बनाए गए हो, और अगर ऐसे नियमों का उल्लंघन होता है तो उसी शक्ति के द्वारा उसे के बारे में क्या है? दंड दिए जाने की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार से ऑस्टिन की जो हमने अभी परिभाषा देखी है, इस परिभाषा की क्या है? दो बातें निकल करके आती है। ऑस्टिन कहते हैं कि विधि क्या है? प्रभुत्व संपन्न शक्ति, प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा बनाई गई हो। एक बात क्या निकल गई ऑस्टिन की परिभाषा से कि विधि क्या है? प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा बनाई गई हो। या इसका मतलब यह होगा कि यदि कोई विधि प्रभुत्व संपन्न शक्ति सॉवरेन अथॉरिटी के द्वारा नहीं बनाई गई है तो ऑस्टिन के अनुसार वो विधि एक कैटेगरी में नहीं आएगी। दूसरी चीज क्या कहते हैं ऑस्टिन कि जो प्रभुत्व संपन्न जो शक्ति है आपकी, या प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा अगर उल्लंघन द्वारा क्या दिया जाना चाहिए? दंड दिया जाना चाहिए। कब? यदि विधि का उल्लंघन किया जाता है तो इसका दंड किसके द्वारा दिया जाना चाहिए? प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा ही दंड दिया जाना चाहिए उल्लंघन होने पर। ठीक है, एक बार फिर से बोलता हूँ। ऑस्टिन कहते हैं विधि क्या है? ऐसे नियम होने चाहिए जो प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा बनाए गए हो, और यदि इन नियमों का उल्लंघन होता है तो प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा दंड भी दिया जाना चाहिए। इस प्रकार ऑस्टिन की परिभाषा को अगर हम देखते हैं, इस बात से ये निकल कर आता है कि किसी भी नियम को समुचित लॉ अर्थात प्रॉपर लॉ कहे जाने के लिए इन दोनों तत्वों का होना आवश्यक है। यदि दोनों में से कोई भी एक तत्व विद्यमान नहीं है तो क्या होगा? प्रॉपर लॉ उसे नहीं कहा जा सकता, अर्थात वो इम्प्रॉपर लॉ या अनुचित विधि कही जाएगी। अब हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि को वास्तविक अर्थ में विधि नहीं कहा जा सकता, क्योंकि इसके लिए क्या है? दूसरा, अब अगर हम कारण देखें और भी तो हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि इसलिए भी नहीं कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इस विधि को अधिनियमित करने के लिए कोई प्रभुत्व संपन्न शक्ति नहीं है, अर्थात सॉवरेन लेजिस्लेटिव अथॉरिटी नहीं है, और न ही इसके पीछे कोई अनुशासनी है। क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि को विधि क्यों नहीं कहा जा रहा है? क्योंकि इसको बनाने के लिए क्या नहीं है? प्रभुत्व संपन्न विधायी शक्ति जो है नहीं है, और न ही कोई क्या है? अनुशासनी है, न ही कोई अनुशासन। जब इसके साथ ही क्या होता है? ना ही कोई ऐसी एजेंसी है जो इनको लागू करवा सके। इसलिए ये क्या जो विधि है, इनको क्या मान करके चला जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय विधि को क्या कहा जा रहा है कि ना तो कोई प्रभुत्व संपन्न विधायिनी शक्ति है जो इसे बनाती हो, न ही अंतर्राष्ट्रीय विधि में कोई अनुशासनी है, और न ही कोई ऐसी एजेंसी है जब उल्लंघन हो तो इसको पालन करा सके, इन नियमों का पालन करा सके। इसलिए इस मत को मानने वाले क्या मानते हैं? इसे सुनिश्चित अंतर्राष्ट्रीय नैतिकता कहना ही उचित समझते हैं। पॉजिटिव इंटरनेशनल मॉरलिटी कहना ही इसको उचित समझते हैं। अब साथ में अगर हम ये देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि की जो विधि नहीं है, इसको जो समर्थक ये कह रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि वो और क्या कारण है जिसलिए पीछे ये तर्क देते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। तो हम देखते हैं, ये कहते हैं एक तो राज्य की जो विधि होती है उसमें क्या हो? एक राजनीतिक सत्ता होती है जो नागरिकों को विधि का पालन करने के लिए बाध्य करती है। ये क्या होती है? राजनीतिक सत्ता होती है जो क्या करती है? विधि का पालन करने के लिए बाध्य करती है।
जबकि अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या है, इस प्रकार की राजनीतिक सत्ता का अभाव माना है। दूसरा क्या कहते हैं, दूसरा कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय विधि जो है विधायिनी संस्था का भी अभाव है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को बनाने के लिए क्या है, कोई विधायिनी संस्था भी नहीं माना है। इसके साथ में तीसरा तर्क क्या कहते हैं कि एक अनुशास्त्री का भी अभाव मानते हैं ये लोग, अभाव है। इसके साथ में क्या कहते हैं, कार्यपालिका शक्ति भी नहीं है, कोई कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव पावर भी नहीं है, जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा, ऐसी कोई कार्यपालिका शक्ति नहीं है जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के द्वारा जो निर्णय है या कोई संधियां जो की गई हैं उनके प्रावधानों को कार्यान्वित करवा सके, ऐसी कार्यपालिका शक्ति का भी अभाव मानते हैं। इसके साथ में क्या कहते हैं, एक कॉम्पिटेंट कोर्ट, सक्षम न्यायालय का भी अभाव है, सक्षम न्यायालय का अभाव मानते हैं ये। साथ में ये क्या कहते हैं, अंतर्राष्ट्रीय विधि को क्या मानते हैं, क्वासी लॉ, विधि सदृश्य मानते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, विधि की जो प्रणाली के जो महत्वपूर्ण तत्व होते हैं जैसे विधायिनी आदि का इन्होंने अभाव भी माना है। अंतर्राष्ट्रीय विधि को क्या मानते हैं, ये विधि सदृश्य भी मानते हैं, क्वासी लॉ मानते हैं। एक बार फिर आपको हल्का सा बता देता हूँ, अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। इस मत को मानने वाले कौन कौन हो गए, ऑस्टिन, बेंथम, प्यूफेनडॉर्फ, हॉलैंड, जेथरबान, हॉब्स हो गए। साथ में ये विधि की परिभाषा जो ऑस्टिन देते हैं, क्या कहता है कि विधि कैसी होनी चाहिए, प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा बनाई गई हो। साथ में प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा उसमें क्या है, दंड दिया जाना चाहिए। कब, जब ऐसे नियमों का जो विधि बनाई गई उनका उल्लंघन होता है तो उसके लिए दंड देने के लिए भी होना जरूरी है। इसी के साथ अगर हम देखते हैं कि इस मत को मानने वाले जो विधि शास्त्री लोग कहते हैं कि प्रभुत्व संपन्न शक्ति जो विधायिनी शक्ति है, प्रभुत्व संपन्न विधायी शक्ति का अभाव मानते हैं, अनुशास्त्री का अभाव मानते हैं, ऐसी एजेंसी का अभाव मानते हैं जो इनको लागू करवा सके। इस प्रकार से ओवरऑल अगर हम देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है, इसको मानने वाले जो ये समर्थक हैं, हॉलैंड, जेथर ब्राउन, हॉब्स, बेंथम, प्यूफेनडॉर्फ, ऑस्टिन, इन सब ने अपने मत में के पक्ष में ये निम्न तर्क देते हैं क्या, कि एक तो राजनीतिक सत्ता का ये अभाव मानते हैं, दूसरा विधायिनी संस्था का अभाव मान रहे हैं, तीसरा अनुशास्त्री का अभाव मानते हैं, चौथा कार्यपालिका शक्ति का अभाव है, पांचवा सक्षम न्यायालय का अभाव मानते हैं और छठा अंतर्राष्ट्रीय विधि को क्वासी लॉ मानते हैं। ये सब कारण जो है ये बताते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि विधि नहीं है। अब हम ये देखते हैं कि जो ये विधि शास्त्री हैं जिन्होंने ये परिभाषाएं दी है, इन परिभाषाओं की आलोचनाएं जो हैं वो हम देखते हैं। अगर हम आलोचना देखते हैं, ऑस्टिन की परिभाषा की आलोचना, ऑस्टिन की परिभाषा की आलोचना अगर हम देखते हैं, हम पाएंगे इनकी आलोचना जो है मुख्य रूप से यथार्थवादी और ऐतिहासिक शाखा, ऐतिहासिक जो शाखा है, इनको मानने वाले जो न्यायविद हैं उन्होंने आलोचना इसकी की है। तो ऐतिहासिक शाखा के जो न्यायविद हैं वो कहते हैं कि इसकी आलोचना को मुख्य रूप से वो दो आधार मानते हैं, दो आधारों पर इसकी आलोचना करते हैं। किसकी आलोचना, जो ऑस्टिन के द्वारा जो परिभाषा दी गई है, इसकी आलोचना जो है ऐतिहासिक शाखा के जो न्यायविद हैं वो इसकी आलोचना दो आधारों पर करते हैं। पहला तो कहते हैं कि ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा में विधि के केवल उस भाग पर विचार किया है जो प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा बनाया गया है। क्या ये क्या कहते हैं कि ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा में केवल उस भाग पर ही जोर दे रहे हैं जो प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा बनाया गया है। मान लीजिए यदि कोई नियम जो प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा नहीं बनाया गया है तो क्या वो विधि होगी या नहीं होगी। तो ऐतिहासिक शाखा वाले ये कहते हैं कि रूढ़िगत, क्या रूढ़िगत
जो कस्टमरी और अनरिटन अलिखित जो विधियां होती है, इनकी क्या है, ऑस्टिन ने उपेक्षा की है। ऑस्टिन ने इनकी क्या की है, उपेक्षा की। एक बार फिर कहता हूँ, ये ऐतिहासिक शाखा के समर्थक ये कहते हैं कि ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा के अंतर्गत केवल उस भाग पर जोर दिया है जो प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा बनाया गया हो, लेकिन ऐसी कोई नियम जो रूढ़िगत है या अलिखित है, उनका क्या होगा। ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा में उनकी क्या की है, उपेक्षा की है। इस प्रकार से हम कहें कि सेविग्नी और हेनरी मैन हैं। कौन कौन, सेविग्नी और हेनरी मैन। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कुछ समुदायों में कानून बनाने वाली संस्था नहीं होने के बावजूद भी क्या है, रूढ़ी और परंपराओं पर आधार पर शासन होता है। ये क्या कहते हैं कि कुछ समुदाय ऐसे होते हैं, कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जहाँ पर कानून बनाने वाली कोई संस्था न होने के बावजूद भी शासन कैसे होता है, कैसे होगा, रूढ़ियों और परंपराओं के आधार पर होता है। रूढ़ियों और परंपरा के आधार पर होता है। एक बार फिर मैं आपसे कह रहा हूँ, सेविग्नी और हेनरी मैन क्या कहते हैं, कुछ समुदाय ऐसे होते हैं जहाँ पर कानून बनाने वाली कोई संस्था नहीं होने के बाद भी वहाँ शासन कैसे होता है, रूढ़ियों और परंपराओं के आधार पर होता है। अब मान लीजिए ऐसे कानून भी क्या होते हैं जो रूढ़ी और परंपराओं के आधार पर जिनका शासन हो रहा है, वो भी तो बाध्यता रखते हैं। तो फिर ऑस्टिन ऐसे क्यों कह रहे हैं कि प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा बनाई हुई विधि ही विधि होती है। क्या ऐसी विधियाँ नहीं होगी जो रूढ़िगत या अलिखित हो, या रूढ़ी या परंपराओं पर आधारित हो और उसका पालन किया जाता है, तो क्या वो विधि नहीं होगी। दूसरा, साथ में ये भी कहते हैं कि विधि का पालन, जो ऑस्टिन ने अपनी परिभाषा में कहा है कि विधि का पालन क्या है, उसके पीछे दंड के भय के कारण किया जाता है। ऑस्टिन क्या कहते हैं अपनी परिभाषा में कि यदि ऐसे नियमों का उल्लंघन किया जाता है तो प्रभुत्व संपन्न शक्ति के द्वारा उसके लिए क्या है, दंड दिया जाता है। तो ऑस्टिन की परिभाषा से ये बात निकल करके आ रही थी कि विधि का जो पालन है दंड के भय के कारण किया जाता है। क्या वास्तव में ऐसा है? तो इस बारे में हेनरी मैन कहते हैं कि विधि का पालन जो है दंड के भय के कारण नहीं, बल्कि समुदायों की मानसिक स्थिति और प्रथा के कारण भी किया जाता है। समुदायों की मानसिक स्थिति और प्रथा के कारण भी विधि का पालन किया जाता है। आई बात समझे। हेनरी मैन क्या कह रहे हैं कि विधि का जो पालन है दंड के भय के कारण नहीं, बल्कि समुदाय की मानसिक स्थिति होती है और प्रथा होती है जिसके कारण विधि का पालन किया जाता है। जो समुदाय है वहाँ पर जो लोग रहते हैं उनकी मानसिक स्थिति इस भांति होती है कि वो उन प्रथाओं का, उन रूढ़ियों का, उन परंपराओं का, उन अलिखित विधियों का पालन करने के लिए वो तैयार रहते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि विधि के पीछे जब दंड हो तभी या भय हो तभी विधि का पालन किया जाए। इस प्रकार से हमने जो ऑस्टिन की परिभाषा देखी, ऑस्टिन की परिभाषा की जो आलोचनाएं देखी, इस बात से एक बात हमें ये समझ में आती है कि ऑस्टिन के द्वारा जो विधि की परिभाषा है वो उचित नहीं है। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि ऑस्टिन की ने जो परिभाषा दी है उसके अनुसार अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं बल्कि एक सुनिश्चित मॉरलिटी, हम ये मानकर चलें? तो अब हम देखते हैं दूसरा मत जो ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है। इस मत के समर्थक क्या मानते हैं? ओपेनहाइम क्या कहते हैं?
ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को ये विधि मानते हैं। क्या कहते हैं? ओपनहाइम कहते हैं कि विधि जो है समुदाय के भीतर मनुष्य के आचरण के लिए नियमों का वह समूह है जो समुदाय की सामान्य सहमति द्वारा एक बाह्य शक्ति द्वारा मनवाई जाती है। क्या कह रहे हैं? विधि क्या है? ओपनहाइम क्या कहते हैं कि विधि समुदाय के भीतर मनुष्यों के आचरण के हेतु नियमों का वह समूह है जो समुदाय की सामान्य सहमति द्वारा एक बाह्य शक्ति द्वारा मनवाई जाए। और जो ओपनहाइम ने जो परिभाषा दी है, इस परिभाषा से हम देखते हैं तो 3 बात निकल करके आती है, 3 तत्व निकलते हैं। नंबर 1 क्या कहता है? नियमों का एक समूह होता है, नियमों का समूह होगा। सेकंड क्या कहते हैं? ये एक समुदाय होगा। और तीसरा क्या निकलती है? समुदाय की सामान्य सहमति होगी, समुदाय की सामान्य सहमति कि इसे बाह्य शक्ति द्वारा, इसे बाह्य शक्ति द्वारा लागू करवाया जाए। ओपनहाइम की परिभाषा जो अभी हमने देखी उसे 3 आवश्यक तत्व निकल कर आते हैं। क्या? एक तो नियमों का समूह होना चाहिए, दूसरी बात क्या निकलती है? एक समुदाय होना चाहिए, और इस समुदाय की सामान्य सहमति हो कि इन नियमों को क्या है? बाह्य शक्ति के द्वारा लागू करवाया जाए। इस प्रकार से ओपनहाइम ने अपनी परिभाषा दी है, और इस प्रकार से हम ये देखते हैं कि इन दोनों मतों को अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं तो हमारे सामने क्या प्रश्न आएगा? क्या अंतर्राष्ट्रीय विधि वास्तविक अर्थ में विधि है? तो इसका उत्तर क्या है? इस बात पर निर्भर करता है कि विधि की उक्त दोनों परिभाषाओं में से किसे स्वीकार किया जाए। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि ये जो परिभाषाएं दी गई है ओपनहाइम के द्वारा, इसके अलावा हम ये देखेंगे जहाँ तक ऑस्टिन ने ये कहा था भी कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में के पालन के पीछे क्या होता है? अनुशासनी का होना जरूरी है। लेकिन अब हम ये देखते हैं हार्ट जो इस मत को मानते हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जहाँ तक विधि में अनुशासनी होने का प्रश्न है, जहाँ तक अंतर्राष्ट्रीय विधि में अनुशासनी होने का प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय विधि में इसका अभाव नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या है? इसका अभाव नहीं है। इसके अतिरिक्त इसके बारे में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय विधि की तुलना राज्य विधि से अगर की जाती है तो वह भी गलत है। हार्ट क्या कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि में क्या अनुशासनी का जो है हमेशा या सर्वदा अभाव नहीं होता है, और अंतर्राष्ट्रीय विधि की तुलना हम राज्य विधि से नहीं कर सकते। सेकंड बात, हम ये भी देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के बारे में ये कहा जाता है कि इसका बहुधा या अधिकतर उल्लंघन होता है। तो उल्लंघन होने का मतलब ये नहीं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है। एक बार फिर मैं आपसे कहता हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय विधि का क्या है? हमेशा उल्लंघन होता है। तो उल्लंघन होने का मतलब ये नहीं है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है। अरे भाई, उल्लंघन तो राज्य विधि का भी तो होता है। तो हम कैसे कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं? अगर अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि इसका बहुधा उल्लंघन हो रहा है। उल्लंघन तो राज्य विधि का भी होता है, और जब राज्य विधि का उल्लंघन हो रहा है तो विधि तो उसे भी नहीं माना जाना चाहिए। तो ये बात कौन कहता है? स्टार्क कहता है। स्टार्क क्या कहता है कि भाई उल्लंघन जो है अंतर्राष्ट्रीय विधि का हमें अधिकतर होता है। इसका मतलब आपको ये नहीं मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है, पर उल्लंघन तो राज्य विधि का भी होता है। अब जब राज्य विधि का हो रहा है तो स्टार्क कहते हैं कि फिर उसे भी विधि नहीं माना जाना चाहिए। इसी तरीके से अगर हम एक केस देखते हैं, पॉकेट हवाना वार।
इसमें न्यायाधीश ग्रे थे। जस्टिस ग्रे ने क्या कहा है, अंतर्राष्ट्रीय विधि क्या है, हमारी ही विधि का एक भाग है और इससे उपयुक्त अधिकारिता वाले न्यायालय को तब तक निश्चित और अभिशासित करना चाहिए जब जब उन पर आधारित निर्णय के लिए प्रश्न प्रस्तुत हो। पॉकेट हवानावाद में न्यायाधीश ग्रे ने क्या कहा, ये कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि को क्या है, हमारी विधि का एक भाग माना चाहिए, अर्थात राष्ट्रीय विधि का एक भाग माना जाना चाहिए और इसे उपयुक्त अधिकारिता वाले जो न्यायालय हैं उनको तब तक अभिनिश्चित और अभिशासित करना चाहिए जब जब उन पर आधारित निर्णय के लिए कोई बात आए तो उसको उस पर निर्णय देना चाहिए। इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय विधि है या नहीं, ये जो मतभेद है ये केवल विधि की जो परिभाषाएं न्यायविदों के द्वारा दी गई है इसको लेकर के है मतभेद। और इस बात से हमें स्पष्ट होता है जो मतभेद है वो केवल परिभाषा को लेकर के है, विधि को लेकर के है और वास्तविकता यह है कि अंतर्राष्ट्रीय विधि एक विधि है। इसे हम ये नहीं कह सकते कि अंतर्राष्ट्रीय विधि नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का जो हमारा टॉपिक है समझ में आया होगा। धन्यवाद।